राम राम साहब। आज हम एक बार फिर यूपीएससी के पीवाईक्यूज को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से हम लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस के माध्यम से 20 से 30 नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं बाकी बच्चों से, और जो यूपीएससी प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम यूपीएससी का जो 2023 का पेपर है उसका जो पॉलिटी सेक्शन है उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहले सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो दिख रहा है सेट जो बी है उसका जो 19वां सवाल था वो था अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर, कि हम इसमें अब किस तरीके से हम लॉजिकल थिंकिंग करें या फिर किस तरीके से कॉमन सेंस लगाएं कि हमारा आंसर जो है वो सही निकले। तो सबसे पहले आप इस सवाल में अगर देखोगे ना तो पहला जो ऑप्शन है वो आपको देखते ही जो है सही लगना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटी से लक्ष्मीकांत से जो सीधा जो है वो सवाल ले रखा है। तो 1 नंबर पे कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। 2 नंबर पर अब जो है हो सकता है आपको दिक्कत आए कि जिला सच में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है या फिर नहीं होती, और गांव जो है सबसे छोटा समूह होता है या फिर नहीं होता। तो यहाँ पर हम लॉजिकल थिंकिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसमें ये सोचो कि जो अनुसूचित क्षेत्र वहाँ पर बनाए गए हैं, जो भी शेड्यूल एरियाज बनाए गए हैं वो जिलों के नाम से ही बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा से बड़ा जो नाम होता है ना उसी को उस क्षेत्र का नाम रखा जाता है। जैसे कि राजस्थान को अगर बनाया गया है तो राजस्थान में सबसे बड़ी इकाई क्या है? राजस्थान खुद स्टेट है। इसीलिए अगर जिले के नाम से अगर अनुसूचित क्षेत्र बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी इकाई ही खुद क्या है? जिला है। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? गांव होती है। और ये हम तो हर जगह सुनते ही आते हैं कि पूरे भारत में जो सबसे छोटी इकाई है वो गांव है। तो ये भी अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो गांव को पहचान सकते थे, और जिले को जो है आप इस सेंस में पहचान सकते थे कि जो शेड्यूल एरियाज बनाए गए हैं वो गांव जिले के जो नाम है उनसे बनाए गए हैं, और जो सबसे बड़ा नाम होगा वही सबसे बड़ी इकाई होनी चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब तीसरा जो आ रहा है उसमें जो लॉजिक लगेगा उसमें लिख रखा है कि मुख्यमंत्री एक शब्द यूज कर रखा है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो वार्षिक प्रतिवेदन दे, इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सीधा लक्ष्मीकांत से सवाल है। और प्लस यहाँ पर जो आपको एक थीम पहचानी वो ये है कि यूपीएससी कई बार जो पद नाम होती है वो चेंज कर देती है। जैसे कि यहाँ पर राज्यपाल पद नाम आना चाहिए था और यहाँ पर यूपीएससी ने मुख्यमंत्री लिख दिया, तो मुख्यमंत्री तो होना ही नहीं है। इसलिए आप एक थीम याद रखना कि यूपीएससी कई बार जो है पद नाम चेंज करती है, तो आपको इस थीम पर काम भी करना है कि पद नाम को चेंज करने की टेक्निक क्या है यूपीएससी की। और मुख्यमंत्री ऐसे चीजों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्यपाल को ये काम सौंप रखे हैं, रिपोर्ट्स देनी हो फिर कुछ और देनी हो। और यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी जो है मैंने वो लिख रखा है, और यहाँ पर लिखा भी एक कीवर्ड है कि कभी कभी जो पदनाम होता है उसको काफी बार जो है वो गलत कर देते हैं। अगला जो सवाल आता है वो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय था आरक्षण को लेकर। तो आप जो है पूरा सवाल पढ़ना, मैं सीधा आपको जो बताऊंगा। जो 1 नंबर है ना, 1 नंबर डेफिनेटली सही है। क्यों सही है? क्योंकि लक्ष्मीकांत से सवाल ले रखा है इन्होंने सीधा। तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, उसका कोई भी चारा नहीं है। अगर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ते हो तो शायद जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो कॉमन सेंस है वो भी नहीं लग सकते। फिर मैं आपको बताऊंगा जो कॉमन सेंस है वो दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रशासन की सुरक्षा पद को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर क्या कॉमन सेंस लग रही है कि यूपीएससी एक थीम है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था पदनाम, तो पदनाम को यूपीएससी कई बार चेंज करती है। ऐसे ही जो डिफाइन वर्ड होता है ना, डिफाइन वर्ड, ये जब भी पेपर में यूपीएससी पूछे तो उस पर बहुत ज्यादा गौर कर लेना, क्योंकि जो डिफाइन वर्ड होता है वो 70% तक जो है गलत होता है। यूपीएससी जो ये सवाल पूछती है कि संविधान में ये चीज परिभाषित है, तो वो 70% तक जो है वो चीज गलत होती है, क्योंकि संविधान ने जो है बहुत सारी चीजों को परिभाषित ही नहीं किया है। जैसे कि ओबीसी को जो परिभाषित नहीं किया, ओबीसी क्या वर्ग है उनको भी परिभाषित नहीं किया है, माइनॉरिटी क्या उसको भी उनको भी परिभाषित नहीं किया है। इसलिए यूपीएससी जानबूझकर इन चीजों को पूछती है कि परिभाषित वर्ड। तो जहां कहीं पर भी परिभाषित वर्ड आए उसको आप ठीक से देखना, और ये आर्ग्यू करके चलना कि 70% तक वो गलत हो सकता है, और ये दर अलग अलग रह सकती है। हो सकता है कि एक बार एक पेपर में ऐसा भी हुआ था जहां पर डिफाइन वर्ड जो था वो ज्यादा टाइम तक सही था। तो आपको ये इस सेंस में मत सोचना, बहुत ज्यादा हार्ड थिंकिंग मत करना। आप बस ये थिंकिंग रखना कि डिफाइन वर्ड आएगा तो मैं वहां पर ये चीज सोचूंगा कि ये डिफाइन वर्ड मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कि ये चीज डिफाइन हो रखी या नहीं हो रखी तो आप उसको गलत मान सकते हो, लेकिन इस वर्ड पे गौर जरूर करना, क्योंकि इस पे कई सारी थीम बनती है और हर साल जो है वो पेपर में यूपीएससी पूछती है। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि मोस्टली ये जो है रॉन्ग होता है डिफाइन वर्ड, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ध्यान रखना। अगला जो आता है होमगार्ड को लेकर आता है। तो होमगार्ड को लेकर हम किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो है कॉमन सेंस को लगा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला नंबर 1 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है उन्होंने दिया है कि होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार के नियमों के अधीन जो है सत्यापित किया गया है। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत क्यों करेंगे आप ये खुद सोचो। होमगार्ड जैसी इतनी जो है वो छोटी पोस्ट है, या फिर मैं कहूँगी ऐसी पोस्ट है जो कि स्टेट लेवल पर ही होनी चाहिए। केंद्र सरकार इतने बड़े लेवल पर क्यों चीजें देखेगी? जब संविधान ने पुलिस का ही इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो राज्यों को सौंप दिया है, तो कम से कम होमगार्ड का जो क्षेत्र है वो तो स्टेट को ही सौंपेगा, या फिर कम से कम केंद्र के पास तो ये नहीं रहने वाली इतने छोटे लेवल की, क्योंकि केंद्र इतने चीजों को एक साथ रेगुलेट नहीं कर सकता जो एकदम जमीनी लेवल की है। तो होमगार्ड जो है स्टेट के मामले के अंतर्गत जो है वो आप इनको सोच सकते हैं, या फिर कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सेंटर ये सारी चीजें नहीं कर सकता। तो इस आधार पर जो इस चीज को आप एलिमिनेट जो कर सकते थे।
और अगला आता है कि होमगार्ड की भूमिका जो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के पुलिस के सहायक बल के रूप में सेवा देने की है, तो एकदम पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो इसमें आप मान सकते हैं ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में जो है वो सीमा विंग जो है, ये जो चीज़ लिख रखी है वो आप पूरी पढ़ना, तो इसमें सॉफ्ट वर्ड यूज कर रखा है कुछ, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये भी जो है ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपको लैंग्वेज से समझनी है चीज की यूपीएससी दरअसल लैंग्वेज को किस तरीके से फ्रेम कर रही है। ये जो 2 और 3 के ऑप्शंस की जो लैंग्वेज है बड़ी सॉफ्ट लग रही है और पॉजिटिव टाइप की लग रही है, इसे ये लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन सही होने चाहिए। और ए में ये जो चीज जो मैंने बताई कि प्रैक्टिकल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये चीजें होना, इसलिए इन चीजों को जो स्टेट लेवल पर ही वो देखा जाता है। अगला जो आ रहा है, अगले में हम किस तरीके से कॉमन सेंस लगा सकते थे उस पर मैं जो है बात करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें तीन जो है वो एक्ट दे रखे हैं कि किस एक्ट के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता है। अगर आप 1 नंबर और 2 नंबर को आप सबसे पहले पढ़ो, उसमें लिख रखा है कि अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, एक पहला ऑप्शन ये है, इसको हमें मैच करना सामने से। दूसरा लिख रखा है कि किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। अब यहाँ पर आपका कॉमन सेंस क्या लगेगा या लॉजिकल थिंकिंग क्या लगेगी कि 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन की जो नेचर है ना वो एक जैसी है कि धोखाधड़ी करना किसी के साथ। तो इसका मतलब अगर नेचर एक जैसी है तो उनके लिए 2 एक्ट अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 2 एक्ट इनके सामने लिख रखे हैं उन दोनों एक्ट में से एक एक्ट जो है वो जो होगा वो 100% जो है वो गलत होगा। तो ये चीज आप आसानी से वहां पर पहचान सकते थे। अब 3 नंबर पे आ रहा है कि बंदूक तोप से जो अनुष्ठान पर जो भी गोली चलाना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। तो बंदूक तोप के जो नाम आ रहे हैं वो आयुध संशोधन अधिनियम जो आयुध नाम है उससे सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो इस पर आप ये लॉजिकल थिंकिंग कर सकते थे कि दोनों में नाम ही जब मैच हो रहे हैं तो 3 नंबर ऑप्शन तो जो इसे मैच होना ही होना है। और जो 1 और 2 में से जो सामने है उनमें से एक गलत होगा 100%। अब आपको ये चीज मैटर नहीं करनी चाहिए कि 1 और 2 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पर जो है वो पेयर वाला सिस्टम जो पूछा था कि केवल 2 है या फिर केवल 3 है, ये सब चीजें पूछी थी। अगर ऐसा आ जाता 2 3 या 1 3 तब आपके साथ जो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपको वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही एलिमिनेट कर दोगे ना कि दोनों एक्ट जो है जो दोनों ऑप्शन है उनके लिए सिर्फ एक सिंगल एक्ट होगा, तो आप जो इजीली जो है उनको एलिमिनेट करके जो अपना आंसर जो राइट निकाल दोगे। और यही जो चीज जो है मैंने यहाँ पर खुद की थी और मेरी ये सही भी हुआ था, ग्रीन में लगा रखा है और ये मैंने ऐसे ही सोल्व किया था वहां पर। लेकिन यहाँ पर ये गलत है ना, मेरा अनुमान वहां पर गलत था, मैंने 2 नंबर को राइट किया था लेकिन 2 नंबर राइट नहीं था, फर्स्ट राइट था। लेकिन इससे मुझे वहां पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पेयरिंग वाला जो है वो सवाल था। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिख रखा है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आगे का जो सवाल है वहां पर मैं कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं बताने वाला हूं कि क्या लॉजिकल थिंकिंग है और क्या नहीं है। ये एक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक थीम बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी जो है डेटा पर जो है कई सारे सवाल पूछती है। अब एक जो है यूपीएससी की जर्नी में जो एक परसेप्शन चलता है बच्चों के माइंड में या फिर जो मेंटर्स होते हैं वो सिखाते हैं कि डेटा जो होता है ऑलमोस्ट गलत होता है यूपीएससी का। तो ऐसी बात नहीं है, मैं सीधी बात ये बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पर भी डेटा है ना वहां पर आपको रुकना है और सोचना है कि क्या ऐसा डेटा पॉसिबल है, क्या ऐसा डेटा मैंने पढ़ा है। अगर आपने डेटा पढ़ा है, अगर ऐसा डेटा पॉसिबल है तो आप उसको सही मानना 100%। वो थिंकिंग लेके मत चलना कि वो डेटा गलत होता है, अगर वो थिंकिंग लेकर चलोगे तो पक्का मरोगे। तो ये उस चीज को अवेयर करने को लेकर ही है कि डेटा हमेशा गलत नहीं होता है और डेटा अपने आप में एक यूपीएससी की थीम है। जिस तरीके से डिफाइन एक थीम थी, डेटा एक थीम थी, जिस तरीके से पदनाम एक थीम था, तो डेटा भी एक अपने आप में क्या यूपीएससी की थीम है। डेटा एक्सचेंज करके या डेटा को बदल के या डेटा को सेम टू सेम देख के यूपीएससी सवाल पूछती है। जैसे कि ये जो सवाल है इसके ए ऑप्शन में जो है डेटा को परिवर्तित किया गया है, दूसरे ऑप्शन में जो डेटा को परिवर्तित नहीं किया गया है, इसलिए हम यहां कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरे ऑप्शन में जो डेटा दे रखा है 3:2 वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उसको सही मानना है, वो थिंकिंग मत लेके चलना पहले से पूर्वा करेगी कि डेटा हमेशा गलत होता है। नहीं गलत होता है, बस आपको रुककर सोचना है कि डेटा दे रखा है तो यूपीएससी यहाँ कुछ गड़बड़ कर सकती है, या तो सेम टू सेम सही दे सकती है या फिर कुछ गलत भी हो सकता है। बस ये सोचने के लिए ही मैंने इसको जो है वो इंक्लूड किया है। अगर आप आगे के देखोगे इसमें सवाल जैसे कि अब अगला सवाल आता है कि संविधान दिवस को लेकर है। अब यही वो सेम चीज मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ डेटा की कि डेटा सही होता है या फिर गलत होता है, उसी की जो है धारणा को लेकर है कि इसमें दे रखा है कि 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है। अब ये चीज हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर ये डेटा एक बार फिर सही हो गया। अगर आप दूसरे मेंटर्स की या फिर किसी और की सुनोगे तो वो कहते हैं डेटा गलत होता है, लेकिन यहाँ पर भी डेटा गलत नहीं हुआ है। तो ये आपको फिर बार बार मैं बता रहा हूँ कि डेटा हमेशा गलत नहीं होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपने डेटा पढ़ा है और 26 नवंबर हम सब ने पढ़ा है तो डेटा को सही मानना है। जबरदस्ती अगर गलत मान लोगे ना तो वहां पर मरोगे। अगर आप इन लॉजिक को लेकर चलोगे कि डेटा हमेशा गलत होता है तो ये सवाल जिनको आ रहा होता है ना उनका भी गलत हो जाएगा। इसलिए जो चीज पढ़ी है उस पर ज्यादा भरोसा करना है बजाय इन ट्रिक्स के ना। ट्रिक्स पे कभी बहुत ज्यादा भरोसा मत करना, हमेशा ऑब्जर्वेशन प्लस जो पढ़ा है उस पर भरोसा करना।
अगला जो सवाल आता है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें अब कैसे लॉजिकल थिंकिंग लग सकती है। तो देखो अब इसमें मैं जो सीधा चलूंगा ना, अब मैंने जो है 1 और 2 पर जो है वो सही जो है टिक का निशान लगा रखा है, और जो मुझे लगे थे कि ये सही होने वाले हैं, जैसे पहला था कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि राज्यों को आंतरिक है ना विक्षोभों से बचाएं। तो ये सिंपल सा सवाल है, लक्ष्मीकांत से आ रखा ऑप्शन। भारत का संविधान जो राज्यों को निवारक निरोध में है ना क्या है, निवारक है निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को जो है विधिक सहायता उपलब्ध कराने से जो है वो छूट प्रदान, कुछ ऐसा जो है लिख रखा है। तो ये भी मुझे लग रहा था कि सही है। तो जो मैंने मेरी अपनी लॉजिकल थिंकिंग को जो कॉमन सेंस लगाया था ना, वो 3 नंबर पे लगाया था। इसमें लिख रखा था कि उन्होंने कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब आप खुद सोचो कि हमारा जो सामान्य कानून क्या है। हमारा सामान्य कानून ये है कि पुलिस के सामने जो भी गवाही दी जाती है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको कोर्ट में जो है हम एक लीगल रूप में जो है पेश नहीं कर सकते, या फिर उसके आधार पर हम किसी भी आरोपी को जो अपराधी नहीं मान सकते। अब ये इतनी स्पेशल जो सामान्य चीज है वो इस एक्ट के अंतर्गत इतनी सामान्य क्यों रहेगी, फिर ये कानून ही क्यों बना? इसका मतलब इस कानून में कोई ना कोई तो स्पेशल चीज होगी जो कहीं ना कहीं जो है इस एक्ट को जो है कम से कम पावरफुल बनाती होगी। तो यही चीज मैंने मानकर इसको जो है डिलीट किया था, और ये मैंने मान लिया था कि हो सकता है कि पुलिस के सामने जो यहाँ पर गवाही दी जा रही है वो स्पेशल केस में जो है वो मान्य हो जाए, इसीलिए ये शायद एक्ट बना है। और ऐसे जो एक्ट बनते हैं आतंकवाद को लेकर वो हमेशा कठोर बनते हैं, जहां पर आरोपी को जो है बख्शा कम जाता है और उस पर यह कोशिश की जाती है कि इसको कैसे भी करके अपराधी जो घोषित किया जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बिल्कुल भी जो है जो आरोपी होते हैं उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ जाता है, उनके विरोध में खड़ा हुआ जाता है कि आप अपने आप को खुद जो है निर्दोष घोषित करो, हम तो आपको अपराधी ही मान के चल रहे हैं। तो वो चीज आपको जो है इस पर ध्यान रखनी, ये कॉमन सेंस लगता था और इसके थ्रू जो आप एलिमिनेट जो है वो आसानी से कर सकते थे। अब अगला जो सवाल आ रहा है वो राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर है। अब यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन में जो है वो कोई लॉजिकल थिंकिंग लगने वाली नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शन जो है उनमें मैं आपको लॉजिकल थिंकिंग जो है कुछ जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे लॉजिकल थिंकिंग या कॉमन सेंस लग सकता है। जैसे कि 3 नंबर ऑप्शन पर आओ सीधे आप, जैसे इसमें लिख रखा है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का जो मान है वो केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप खुद सोचो। भारत में पिछले 50 सालों से जो है कोई भी सीटों में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो और जो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो केरल से काफ़ी अधिक है, और हमने खुद पढ़ रखा है कि है ना मध्य प्रदेश की जनसंख्या अधिक होने के बाद भी जो है मध्य प्रदेश को उसका जो है बेनिफिट मिलेगा नहीं, अगर हम ये सोच के चलें तो भी। जबकि और ऐसे अगर देखो आप लोकसभा की जो सीटें हैं एमपी के पास 29 है, और केरल के पास जिसकी आबादी मध्य प्रदेश से बहुत कम है उसके पास 20 सीटें हैं लोकसभा की, और तो यही अनुपात जो हो सकता है एमएलए के स्तर पर जो हो रहा हूँ। इस कारण से जो है केरल में आबादी कम होने के बाद भी उसको बेनिफिट केरल को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 50 साल के बाद भी जो है सीटों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है लोकसभा के स्तर पर, इसीलिए केरल को जो है ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, और इसका जो है आंसर जो होगा वो केरल होगा, नहीं कि एमपी होगा। और शायद मैंने इंग्लिश के पार्ट में लिख भी रखा है यहाँ पर कि पिछले 20 सालों में जो है एमपी की जो एमएलए सीट जो है बढ़ी नहीं है, पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पर केरल में जो है वो चीज़ जो है वहाँ पर वैसी हुई नहीं है। तो ऐसी कुछ जो है आप लॉजिकल थिंकिंग लगाकर जो इसका जो है एक ऑप्शन जो है कम से कम एलिमिनेट वगैरह जो है वो कर सकते थे, है ना। तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के जो है वोट और केरल, जबकि ये हो सकता है कि वहाँ पर मैंने तो सही मान लिया था वहाँ उस टाइम तो, लेकिन ये हो सकता है कि ऑप्शन गलत भी हो। एक बार अब इसको जो है रीचेक कर लेना, अभी मुझे खुद शायद पूरा याद आ नहीं रहा है। अगला जो है डी को लेकर है, पुडुचेरी को लेकर। इसमें भी वही सेम ही चीज़ है कि आपको अगर पता है कि पुडुचेरी अरुणाचल प्रदेश जो भी इनकी आबादी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो आप इसमें जो है अनुमान आसानी से जो वो लगा सकते हैं। अब अगला जो सवाल आता है ये इस जो है स्लाइड का जो है या फिर इस जो पीडीएफ का लास्ट सवाल है, और ये इसमें मैं कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं बता रहा या फिर किसी भी तरह की कॉमन सेंस नहीं दिखा रहा। यहाँ पर जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सवाल आ रखा है कि किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से कौन सी चीज़ प्रतिबंधित करती है ना, प्रतिबिंबित करती है, तो ये सवाल कहाँ से आ रखा है? ये सवाल आ रखा है 11th की एनसीईआरटी बुक से। और हर साल यूपीएससी कम से कम 1 या 2 सवाल जो है एनसीईआरटी जो 11th की है पॉलिटी की, वहाँ से सवाल पूछती है। और अगर वो चीज़ आपने नहीं पढ़ रखी है तो वो आपका आंसर जो है वो गलत होने वाला है 100%। आप देख लेना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफ़ी अलग है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से अलग है। तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ साथ 11th की एनसीईआरटी की बुक जो है जरूर पढ़ना, अगर 1-2 सवाल सही करने हैं। और 1-2 सवाल का मतलब क्या होता है, सीधे 4 नंबर प्लस के और माइनस मार्किंग बच जाएगी, यानी कि नेट 5 नंबर आप ला सकते हो, और 5 नंबर कट ऑफ को डिसाइड करने में और आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स से मेंस में एंट्री के लिए जो बहुत बड़े निर्णायक हो सकते हैं। इसलिए उस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इसका आंसर जो है वो सी है। मैंने बी किया था, मैंने पहले सी ही सोचा था, लेकिन मैंने अपनी गट फीलिंग नहीं मानी, फर्स्ट थॉट नहीं मानी, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ओवर थिंकिंग के कारण, जो मेरी गलत हो गया। जबकि ये जो सवाल दे रखा है ये फर्स्ट चैप्टर से जो यूपीएससी ने दे रखा है, उसमें 4-5 जो चीजें लिख रखी है कि संविधान आखिर होता क्या है, संविधान का मतलब क्या है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी को पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जरूरी है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और आप इन सवालों को एक बार वापस देखना, खुद से देखना कि आप किस तरीके से वहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। और मेरी तरफ से एक बार फिर जो है गणा गणा राम राम सा।